हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड स्कॉलर एकेडमी। तो कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। हमारा टॉपिक क्या था भाई? 10th क्लास का चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो गई, इसके कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, न्यूमेरिकल किए थे। अब इसमें लास्ट टॉपिक बचा है आपकी बुक एक्सरसाइजेस। सभी कुछ हो गया, जितने भी टॉपिक यहाँ लिखे हुए हैं, चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज में, पैरेलल में, दोनों में ब्रीफली आपको समझाया था। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इलेक्ट्रिक पावर हो गया, और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक बचता है हमारा बुक एक्सरसाइजेस। क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है उतनी ही इंपॉर्टेंट इसकी बुक एक्सरसाइज है। जैसा मैंने बताया कि इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके पीवाईक्यूज में ना हो, बोर्ड में ना आया हो, सब आए हैं। ठीक है भाई। टॉपिक है भाई हमारा बुक एक्सरसाइजेस। बुक एक्सरसाइज पढ़ने से पहले आपको सबसे मेन कुछ की पॉइंट्स पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफ देखो मैं क्या बताने वाला हूँ, एक तो इसमें फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, सारे फॉर्मूले मैंने बताए। हर एक फॉर्मूले को मैंने इंपॉर्टेंट बताया था आपको। जब मैं पढ़ा रहा था तभी बताया था कि इसका यूज होगा, कहाँ पर होगा, कैसे होगा, सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो मैंने छोड़ दी थी कि मैं लास्ट में कराऊंगा। याद हो अगर, मैंने टॉपिक फर्स्ट वाले लेक्चर में बताया था कि मैं इसको लास्ट में देखूंगा। इफ एन रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर, अगर आर रेजिस्टेंस के एन रेजिस्टर सीरीज में ऐड हो, जॉइंड इन सीरीज, अगर सीरीज में ऐड हो तब क्या होगा, और पैरेलल में ऐड हो तब क्या होगा। ठीक है, सपोज दैट चलता रहेगा ऐसे इस तरह से। ठीक है भाई, मैं मान लेता हूं इस पर 2 ओम है, इस पर भी 2 ओम है, इस पर भी 2 ओम है, और इस पर भी 2 ओम है। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। क्योंकि मैंने बोला रेजिस्टेंस जो है वो आर है, मतलब सेम है। ठीक है, तो जो टोटल होगा रेजिस्टेंस वो क्या होगा, मैं आपको बता चुका हूं। जो सीरीज में ऐड होता है वो कैसे होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, इस तरह से होता है। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 हो गए 8 ओम। ये तो था लॉन्ग मेथड, क्योंकि हमें पता है हमारे पास 4 ही रेजिस्टेंस हैं, रजिस्टर है, 4 रजिस्टर हैं जिनका रेजिस्टेंस 2 ओम है। लेकिन अगर सपोज दैट क्वेश्चन ये दे दे कि n रेजिस्टेंस है, ठीक है भाई, n रजिस्टर जिनका रेजिस्टेंस r है, तब हम क्या करेंगे? उस कंडीशन के लिए हम पढ़ेंगे, रूल सेम रहेगा, सेम कंडीशन है। अगर आप देखें तो मैं इसको कर सकता था दूसरे तरह से। देखो 80 आया ना आंसर, कितने रेजिस्टेंस थे? 4, कितने था? 2, रेजिस्टेंस 2 था और रेजिस्टर थे 4, तो 4 2 जार 8। ऐसे भी मैं निकाल सकता हूँ, मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन कब मल्टीप्लाई करनी है, कब डिवाइड करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्या है भाई, देखो R इक्वल टू आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट 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 Rn तक। ठीक है भाई, और ये है R टोटल। तो R टोटल जो आएगा बच्चों, वो क्या आ जाएगा, Rn टाइम है। अब हमें पता है कि अगर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 जितने भी हैं हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ n इंटू R, लिख सकता हूँ भाई, सिंपल लिख सकता हूँ। तो R टोटल जो आ जाएगा वो आ जाएगा Rn, क्या आ जाएगा, Rn। जितने भी नंबर होंगे, जितने भी रजिस्टर होंगे, उनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे एक रेजिस्टेंस से। ठीक है, ये था पहला। दूसरी कंडीशन क्या है, इफ n रेजिस्टर्स
चलो भाई, resistors of, define resistors of are resistance is joined in पैरेलल। अगर पैरेलल में ऐड अप हो तब क्या करना है? सिंपल, हमने पढ़ा है जो 1/r होता है, r टोटल जो होता है वो इक्वल होता है 1/r 1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 1/rn तक। अब बच्चों को सुनने में लग रहा होगा कि सर कह तो रहे हैं 1/r 1 2 3 लेकिन लिख रहे हैं r, क्योंकि मैंने बताया कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, r है, इक्वल है, सारे रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस r है। तो 1/r टोटल जो आएगा वो क्या आएगा भाई, वो आ जाएगा n/r के इक्वल। किसके इक्वल आएगा भाई, n/r के इक्वल। और मैं यहां से डायरेक्ट लिख सकता हूं। अच्छा, इसको आप कंफ्यूज ना हो इसलिए n को इधर और r को इधर ही लिखो, n इंटू r ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। r टोटल निकालना होता है या 1/r टोटल? मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ तो रेसिप्रोकल नहीं निकालना होता है ना, रेसिप्रोकल तो नहीं निकालते, रेसिप्रोकल का लो यूज जरूर करते हैं लेकिन रेसिप्रोकल नहीं निकालते, निकालना तो r टोटल ही होता है ना। तो r टोटल इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, r/n आ जाएगा। क्या आ जाएगा, r/n, ठीक है। अगर n रेजिस्टर r रेजिस्टेंस के सीरीज में ऐड अप हो तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देनी है, और पैरेलल में हो तो डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से रेजिस्टर को, ठीक है। बुक एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या है भाई आपका, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस r इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। आगे नहीं देखेंगे, पहले ही देखेंगे। सपोज दैट 5 पिज्जा हैं और 5 पीपल हैं खाने वाले, ठीक है। तो कितने खाएंगे, एक इंसान एक पिज्जा खाएगा पूरा पूरा, 1 पर्सन 1 पिज्जा, ठीक है। ऐसे तो कर 5 पर्सन हैं और 5 पर्सन के बाद 5 पिज्जा हैं, तो एक पर्सन एक पिज्जा खाएगा, सिंपल। लेकिन वहीं अगर एक ही पिज्जा हो, बस हमारे यहाँ ना पिज्जा एक आता है बस, मोस्टली इंडिया में ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है ना, एक मंगाएंगे उसके पीस करके खाएंगे, ठीक है। तो एक ही पिज्जा है बस और उसके 5 पीस किए गए। अगर 5 पर्सन है तो ऐसे ही तो होता है, 5 पीस करते हैं, तो सीधा सीधा जो आता है उसको बोलते हैं 1/5। जितने पीस किए गए उसको अपॉन में लिख दो, एक के जितने पीस किए गए उसको अपॉन में लिख देते हैं। ये सिंपल बच्चों वाला रूल है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो रेजिस्टेंस क्या है, r, और पीस कितने किए गए हैं, 5 पीसेज हैं। जब 5 पीसेज हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस ऑफ ईच पीस वो आ जाएगा आपका r/5 के इक्वल। अगर मैं सही हूं तो रेजिस्टेंस जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, r/5 के। अब आगे देखते हैं, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, उनको बाद में पैरेलल में जोड़ दिया। चलो, तो 1/r टोटल जो आएगा वो क्या आएगा, 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r। 5 पीसेस हैं, 1 2 3 4 5, तो 1/r टोटल जो आ जाएगा वो क्या आएगा, वो आएगा भाई 25/r के इक्वल। और जैसा मैंने अभी बताया हमें r टोटल निकालना होता है, तो r टोटल इक्वल आ जाएगा r/25 के इक्वल। चलो, इतना क्वेश्चन पढ़ा, इतना ही किया। आगे बोला है इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज r डैश। अच्छा, इसको r टोटल नहीं r डैश बोला, चलो कोई नहीं, r डैश बोल देंगे, हमारा क्या जा रहा है। क्या बोला है भाई, r डैश। r डैश r डैश r डैश, चलो r डैश निकाल लिया हमने। देन रेशियो ऑफ r/r डैश, हमें निकालना है r/r डैश।
तो आर कितना था, आर ही था, और आर डैश कितना है, आर अपॉन 25 है। कितना है भाई, आर अपॉन 25 है। सही हूं क्या मैं? ठीक है, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आर अपॉन आर डैश इक्वल टू 25। कितना है भाई, आर अपॉन आर डैश इक्वल टू 25। ठीक है भाई, रुकिए जरा 1 मिनट। ठीक है भाई, कितना है आंसर? आंसर आया था भाई हमारा 25। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर? ये तो मैंने वैसे बताया भी था। हाँ चलिए कोई बात नहीं, आपको करके दिखाते हैं। P इक्वल टू क्या होता है भाई, वी आई। अच्छा ओहो सॉरी, गलती हो गई, 25। अब अच्छा लग रहा है। P इक्वल टू होता है वी आई। तो देखिए ये तो है, ठीक है, हमने पढ़ा है पावर जो होती है वो V और I के इक्वल होती है, मैंने बताया था कल, है ना, ये काफी बार यूज भी किया था लास्ट लेक्चर में। अब मैं टर्म चेंज कर सकता हूँ, P इक्वल टू में चेंज कर सकता हूँ। V इक्वल मैंने पढ़ा है आई आर, ठीक है, तो I की मल्टीप्लाई I में होगी तो जाएगा आई स्क्वायर आर। तो P इक्वल टू आ गया आई स्क्वायर आर और P इक्वल टू आ गया वी आई। चलिए ये भी है। इसने पूछा है कौन सी नहीं है, नॉट रिप्रेजेंट, नहीं है। ठीक है भाई, चलिए फिर से आते हैं। P इक्वल टू वी आई पढ़ा था, I इक्वल टू मैंने पढ़ा हुआ है, आपने भी पढ़ा हुआ है मेरे साथ, V अपॉन आर। तो P इक्वल टू आ जाएगा V इंटू वी अपॉन आर। तो P इक्वल टू आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। ये भी है भाई, क्या नहीं है, आई आर स्क्वायर नहीं है। P इक्वल टू आई आर स्क्वायर नहीं होता। ठीक है भाई, चलिए क्लियर है, आगे देखते हैं। एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज रेटेड टू 20 watt and 100 watt, then what it is operated on 110 volt, the power consumed will be। चलिए मैं आपको एक बात बता दूं, याद रखना, किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। पावर के रेस्पेक्ट में जो रेजिस्टेंस रहता है, रेजिस्टेंस विल बी कांस्टेंट। क्योंकि अगर आपको याद हो, आई थिंक याद होगा भी, तो जो आर होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो डिपेंड नहीं करता हमारे इलेक्ट्रिक करंट पर और पोटेंशियल डिफरेंस पर, याद होगा, ठीक है, मैंने बताया था। तो रेजिस्टेंस विल भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। चलिए देखते हैं हमें क्या क्या दिया है, ये याद रखेंगे, नोट पॉइंट है, आगे से आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्या है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वाट। तो वोल्ट जो है इसके वो है 220 वाट, चलिए वोल्ट, एंड 100 वाट, और पावर है इसकी 100 वाट। ओ सबसे पहले मैंने बताया आप आर निकाल लो, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, आपको कुछ नहीं करना, पहले आर निकालना। आर इक्वल टू क्या होगा, देखिए हमने पढ़ा था अभी, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, तो आर को इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में जाएगा, P नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, आर इक्वल टू आ जाएगा 220 इंटू 220 अपॉन में वी कितना है भाई, सॉरी पी कितना है 100। तो आर इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 20 इंटू 2 इंटू 22। ठीक है, नहीं छोड़ देंगे, वैसे मैं 484 भी लिख सकता हूँ लेकिन नहीं लिखूंगा, आपको भी नहीं लिखना, यही छोड़ देंगे, बाद में काट पीट होगी, उससे बेहतर है यही कर लेंगे बाद में। ठीक है, देन व्हाट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वाट। अगर इसको इतनी एनर्जी, सॉरी इतनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, 220 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और मिल कितना रहा है उसको 110, तो ऑब्वियसली पावर कम लेगा। ठीक है, पावर का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, P इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। वैल्यू रखो P इक्वल टू, क्योंकि V जो है हमारे पास वो बदल गया तो V डैश बोल देंगे, और V डैश कितना है 110, V डैश कितना है 110, लिखेंगे 110 इंटू 110 अपॉन 22 इंटू 22। आई होप टेबल याद हो, 22 5 जार 110 होते हैं, और 22 5 जार 110 होती है, और 5 5 जार 25 होते हैं। तो P इक्वल टू कितना आ गया 25 वाट।
कितना है भाई 25 वाट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। दो वायर हैं, कंडक्टिंग वायर हैं, जो पहले कनेक्ट की गई हैं किसमें, सीरीज में, ठीक है। देन पैरेलल, बाद में पैरेलल में, इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो V1 इक्वल टू V2 है, जिसको V मान लेते हैं, ठीक है भाई। द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन द सीरीज, रेशियो पूछा, अच्छा कुछ चीजें और इक्वल दी थी, सॉरी हम दोबारा से देख लेते हैं। सेम मटेरियल है तो रो भी इक्वल है, जरूरत भी नहीं पड़नी वैसे तो, मटेरियल सेम है, लिखो मत लिखो मर्जी है, ठीक है। चलिए और क्या है, लेंथ इक्वल है, L1 इक्वल टू L2 है और इसके इक्वल हम L मान लेते हैं, ठीक है। डायमीटर इक्वल है तो रेडियस भी इक्वल होगी, R1 इक्वल टू R2 होगा और इसको हम R मान लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको सीरीज में जोड़ा गया फिर पैरेलल में जोड़ा गया, ठीक है, बस हो गया खत्म, टाटा बाय बाय गया, ठीक है। चलिए देखते हैं, हमने पढ़ा है R इक्वल टू होता है रो L अपॉन ए, R इक्वल टू होता है रो L अपॉन ए, इसको मान लेते हैं R सीरीज के लिए। तो R सीरीज के लिए, वैसे मैं इसको आसान भाषा में बताऊंगा बाद में, अभी नहीं बता रहा, ठीक है। R सीरीज में जो आएगा वो आ गया, और दूसरा ले लेते हैं R पैरेलल, इसको मान लेते हैं R पैरेलल, इसको ले लेते हैं रो L अपॉन ए। आप ये कहेंगे सर सब कुछ कट जाएगा, नहीं भाई सब कुछ नहीं कटेगा, इसमें हम कुछ चीजें चेंज करेंगे। एक काम करो, इतना बड़ा मत करो वरना चीजें चेंज करते करते थक जाओगे। याद हो अगर आपको, हमने एक आपको लॉ पढ़ाया था, देखो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर चलते हैं, ले भैया क्या पढ़ाया था, लॉ पढ़ते हैं। Joule's law of heating states that the heat produced in the resistor is directly proportional to the square of the current given in the resistor, directly proportional to the resistance of the given current and directly proportional to the time for it। मैंने आपको बताया था कि H इक्वल टू होता है, H इक्वल टू होता है, सॉरी H इक्वल टू होता है I स्क्वायर RT, याद हो अगर आपको, याद होगा, ठीक है भाई। H इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर RT। तो अब अगर याद रखें आप एक चीज, इसका रेजिस्टेंस जो आएगा वो भी क्या आएगा, इक्वल ही आ जाएगा, RP इक्वल RS आ जाएगा, इसको मान लेते हैं R। सिर्फ फर्क क्या बोला है इसने, एक बार इसको जोड़ा है पैरेलल में और एक बार जोड़ा है सीरीज में। तो जब हम पैरेलल में निकालेंगे तो बोलेंगे, जब पैरेलल में निकालेंगे तो बोलेंगे रेजिस्टेंस R ले लेते हैं, R पैरेलल जो होता है 1 अपॉन R, सॉरी R सीरीज ले लेते हैं, सीरीज पहले आसान है, होता है 1 प्लस 1 या R प्लस R बोल दो, तो R सीरीज आ गया 2R, कितना आ गया 2R, ठीक है भाई। दूसरा क्या है 1 अपॉन R और आएगा पैरेलल में, होता है 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R के इक्वल, तो 1 अपॉन R पैरेलल आ जाएगा 2 अपॉन R, ठीक है। सबसे आसान तरीका यही है इसका, इसका रेजिस्टेंस R है क्योंकि सारी चीज़ें इक्वल हैं, जब मटेरियल इक्वल है, लेंथ भी इक्वल है, ठीक है भाई, और उसको डायमीटर भी इक्वल ही मिला है, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, सब चीज़ें जब सेम हैं तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, इक्वल ही होगा, ठीक है भाई। हमारा जो R डिपेंड है किस पर है, रो L अपॉन ए, रो भी सेम, L भी सेम, A भी सेम, तो R भी तो सेम होगा, सिंपल सी बात है, रो L अपॉन ए में R भी तो सेम होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो R सीरीज में जोड़ने पर आया 2R और पैरेलल में जोड़ने पर आ जाएगा R अपॉन 2। अब क्या पूछा है वो देखो, रेशियो टू द हीट प्रोड्यूस इन सीरीज, पहले बोला है सीरीज, सीरीज क्या है, सीरीज है भाई हमारा RS अपॉन पैरेलल में क्या है RP, रख दो वैल्यू 2R अपॉन R अपॉन 2, R से R खत्म, 2 ऊपर जाएगा, 4:1, क्या है भाई 4:1, सिंपल लैंग्वेज, बिल्कुल सिंपल में यही करना है आपको। जब सारी चीजें इक्वल है, आप लिख भी सकते हो इसमें, व्हेन द फिजिकल क्वांटिटीज आर इक्वल, ठीक है, ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज आर इक्वल एंड द मटेरियल इज आल्सो इक्वल, देन द रेजिस्टेंस विल बी इक्वल आल्सो, ठीक है। चलिए
देखते हैं। हाउ इज द वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। वैसे बता चुका हूं मैं वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर विल बी या इज connected, sorry, CONNECTED, connected in the circuit in parallel because रीजन दिया था the potential difference will be is always constant in पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता। ये मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। अच्छा, इसके ऊपर एक लास्ट में क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर हम यहीं लिख देंगे, तो आपको बस याद रखना है। वीडियो देखेंगे आप तो याद रहेगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है कि वाई डू वी यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन इन आवर हाउस होल्ड, या किसी भी सर्किट को जोड़ने के लिए ये यूज़ करते हैं। हाउस होल्ड में भी नहीं, काफ़ी जगह पैरेलल का यूज़ क्यों करते हैं? बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो, तो हाउस होल्ड में भी यही वाला रूल अप्लाई होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो पैरेलल में कांस्टेंट रहता है। और हमें किसी भी इक्विपमेंट को चलाने के लिए करंट की रिक्वायरमेंट तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस की होती है। हमें कितने वोल्टेज देने, ये आपने सुना होगा नॉर्मल लैंग्वेज में कि वोल्टेज कम आ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ वोल्टेज कम आ जाते हैं तो लाइटें हल्की हो जाती हैं, फैन धीरे 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 चलने लगता है ना। जो लाइट होती है ट्यूबलाइट वगैरह, ये एलईडी वगैरह बहुत डिम ग्लो करती हैं, जलती कम है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। और मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको, जब हम ज़्यादा करंट देंगे, देखो चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। हमने पढ़ा H इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो जो हीट है वो किस पर डिपेंड कर रही है? I पर ज़्यादा डिपेंडेबल है, ठीक है भाई। अगर मैं इसको V के टर्म में भी चेंज करूँ, देखो I स्क्वायर RT है, H इक्वल टू, मैं इसको चेंज कर लूँ V स्क्वायर अपॉन R इंटू RT, ठीक है। H इक्वल टू आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू RT, तो R से R डिवाइड हो जाएगा, तो H इक्वल टू क्या आ गया? V स्क्वायर T अपॉन R, ठीक है। तो इसमें जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया है, मतलब कि वोल्टेज ज़्यादा भी हुए तो रेजिस्टेंस जो है कम रहेगा। इसमें जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा आया है, इसलिए इसमें करंट ज़्यादा कंज्यूम होगा, या मैं ये कह सकता हूँ कि एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगी, जिसकी वजह से बिल हमारा ज़्यादा आएगा। और इसमें एनर्जी कम कंज्यूम होगी, जिसकी वजह से बिल हमारा कम आएगा, ठीक है भाई। क्लियर होगी शायद, आई होप, ठीक है। आगे ओहो, अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया है। A copper wire has diameter of 0.5 mm. एक कॉपर वायर का डायमीटर कितना है भाई? 0.5 mm। डायमीटर है 0.5 mm। तो इसकी अगर मैं रेडियस निकालना चाहूँ तो आ जाएगी 0.25 mm, और अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो आ जाएगा 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर में, ठीक है भाई। रेडियस आ गई, आ जाओ। mm से मीटर में चेंज करने के लिए मैंने बताया हुआ है पहले, ठीक है। और 0.50 लिख सकता हूँ, इसको 50 का आधा होता है 25, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला है रेजिस्टिविटी दी है, रो है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर, हमसे पूछा है लेंथ, ठीक है, निकाल लेंगे। ऑफ द रेजिस्टेंस 10, रेजिस्टेंस दिया है 10। ओहो, बड़ा बुरा सवाल है। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इन द डायमीटर इफ द डायमीटर इज डबल? अरे रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा? ओहो, ये तो अच्छा सवाल है। रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा अगर डायमीटर को क्या कर दिया जाए? डबल कर दिया जाए। इसमें तो कुछ इतना इशू नहीं होना चाहिए। दोनों चीजें पूछिए, पहले पूछिए लेंथ। लेंथ निकालते हैं। लेंथ के लिए हमने पढ़ा है वी नो दैट, क्या पढ़ा भाई?
ओहो दैट का दैफ हो गया, दैट THAT दैट R इक्वल टू होता है रो L अपॉन A। अगर मैं यहाँ से L निकालना चाहूँ तो L इक्वल टू आ जाएगा R A अपॉन रो, और हमें L ही चाहिए तो हम निकालेंगे L इक्वल टू R कितना है 10 इंटू एरिया नहीं पता। अब वायर को अगर आप कभी भी देखो तो वो कैसी होती है, गोल होती है, सर्कुलर होता है बना हुआ, ठीक है। तो R इक्वल टू 10 था, एरिया निकालेंगे तब पाई आर स्क्वायर अपॉन में रो कितना है भाई, रो है 1.6 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है भाई। तो L इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 10 इंटू 3.14 इंटू R कितना है 0.25 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय कितना 1.6 इंटू 10 की पावर -8। आगे सॉल्यूशन आप करेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज याद रखें, क्वेश्चन एक और पूछा है इसने, बात पूछी अच्छी सी, क्या पूछा है कि अगर वो हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड, रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। R इक्वल टू हमने पढ़ा है रो L अपॉन A, अगर एरिया को डबल कर दिया जाए, सीधा सीधा ये बोल रहा है, या सॉरी डायमीटर को डबल करा जाए, और डायमीटर डबल होने से क्या मतलब है कि रेडियस जो होगी, हमने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस भी डबल हो जाएगी, ठीक है। तो R इक्वल टू आ जाएगा हमारा पाई इंटू R की जगह आ गया 2R, एरिया यही था हमारा, A इक्वल टू हमने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर। थोड़ा मैथमेटिकल लगेगा देखने में, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा। हमने पढ़ा है A इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, तो A इक्वल टू क्या है पाई आर स्क्वायर, और R की जगह पर उसने बोला है कि डायमीटर को डबल करना है तो रेडियस ऑब्वियसली डबल होगी, है ना। अगर डायमीटर को डबल करा है तो रेडियस भी तो डबल होगी भाई। ये कोई सर्कल है, इसका डायमीटर 10 मीटर है, ठीक है, तो इसकी रेडियस होगी 5 मीटर। ये कोई दूसरा सर्कल है, इसका डायमीटर 20 मीटर है, तो इसकी रेडियस होगी 10 मीटर। मतलब कहने की बात क्या है कि अगर मैं डायमीटर को बढ़ाता हूँ तो रेडियस भी बढ़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी, तो सिंपल सी बात है। तो हमारी रेडियस भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, और एरिया हमारा जो होता है वो हो जाएगा 2R स्क्वायर। तो A इक्वल टू आ जाएगा पाई इंटू 2 2 जार 4R स्क्वायर, तो एरिया क्या आ जाएगा 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, याद रखेंगे, अच्छी बात है। ठीक है भाई, देखेंगे, हमने पढ़ा था R इक्वल टू क्या होता है रो L अपॉन A, इसको बोल दो इक्वेशन 1। दूसरी बात करते हैं, R इक्वल टू हमारा जो नया आया है वो आया है रो L अपॉन, एरिया चेंज होगा और एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और हमें पता है जो एरिया होता है वो इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के, तो मैं इसको लिख सकता हूँ रो L अपॉन 4 इंटू A, इसको बोल दो इक्वेशन 2। कितना फर्क पड़ा, ये R1 था, ये R2 है, ये पूरा R1 के इक्वल है, तो R2 इक्वल क्या आ गया R1 अपॉन 4, तो रेजिस्टेंस जो रह जाएगा वो रह जाएगा 1/4। कितना रह जाएगा भाई 1/4, ठीक है, कितना रह जाएगा 1/4, क्लियर है बात। अगर मैं एरिया को बढ़ाता हूं तो रेजिस्टेंस मेरा कम होगा, और मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाता हूं तो एरिया ज़्यादा चाहिए, ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस को बढ़ाता हूं तो एरिया खुद ब खुद कम होता चला जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। चलिए भाई, द वैल्यूज ऑफ करंट I फ्लोइंग इन द गिवन रेजिस्टर्स फॉर द कोरिस्पोंडिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द रेजिस्टर्स आर गिवन। I और V का मान दिया है, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I, V और I के बीच में हमें ग्राफ बनाना है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, रेजिस्टर का कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस, कहीं भी कर लो सेम ही आएगा। सॉरी मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, फिर भी करके देखेंगे एक दो, अच्छा सा लगेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं भाई, इस वाले को उठा लेते हैं पहले, कोई समय नहीं बताया, कहीं से भी कर लो सेम आएगा। हमने पढ़ा है V इक्वल टू होता है IR ओम्स लॉ से, ठीक है, और मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ R इक्वल टू आ जाएगा V अपॉन I, R इक्वल टू आ जाएगा V कितना है भाई 3.4 अपॉन 10, तो R इक्वल टू आ गया
डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.4। कितना आएगा? 3.4। ठीक है, इस वाले को देख लेते हैं। v इक्वल टू होता है आई आर, तो r इक्वल टू आ जाएगा v अपॉन आई। तो r इक्वल टू मैं यहाँ से निकालूँ तो आ जाएगा मेरा 6.7 अपॉन 2.0, पॉइंट से पॉइंट काटो, डिवाइड करेंगे तो आएगा r इक्वल टू 1.2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 1 नहीं 3, 2 3 जार 6 पॉइंट, इसको मैं लिख सकता हूँ 35। अब ये जो माइन्यूट लेवल, बहुत माइनर सी आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, इससे कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ना क्योंकि ये ग्राफ की बात हो रही है। अगर ग्राफ ना होता तो इससे काफी इफेक्ट पड़ता। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। V2i बनाएंगे, है ना। V2i में आपने पढ़ा होगा जो v की वैल्यू है कैसे कैसे है भाई, 1.6, 1.6, 3.4, 6.7, 10.2 और 13.2, 10.2 और 13.2। दूसरा हमारे पास है 0.5, 1, 2, क्या है भाई 0.5, 1.0, 2.0 और 3.0, 4.0, 3.0, 4.0, 4.0। ठीक है, ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है r इक्वल टू होता है v अपॉन आई, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्लोप याद रखेंगे, स्लोप ऑफ ग्राफ से हमें मिलता है रेजिस्टेंस। v और i ग्राफ में स्लोप जो होती है वो क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। तो सिंपल ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, कहीं भी आप वैल्यू लिख सकते हो। कितनी आई थी? 3.4। ठीक है, क्लियर है? आई होप समझ आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। When a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, 12 वोल्ट की बैटरी है, किसी अननोन रेजिस्टर से जोड़ी गई है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 वोल्ट। जोड़ी गई है किसी रेजिस्टर से, जिसे फाइंड करने के लिए बोलेगा आई क्वेश्चन हमें ये। ठीक है, और करंट जो है वो 2.5 मिली एम्पियर का है। आई है 2.5 मिली एम्पियर। ठीक है भाई, सॉल्यूशन हमें पता है v इक्वल टू क्या होता है? आई आर, ओम्स लॉ से। तो r इक्वल टू आ जाएगा v अपॉन आई। अच्छा ये बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर। हाँ ठीक है, r इक्वल टू आ जाएगा v कितना है भाई? 12 अपॉन 2.5। अच्छा मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इंटू 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, तो r इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट जाएगा ऊपर 0 आएगी, 120 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 25। 5 से डिवाइड कर दो, r इक्वल टू आ गया 24 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर 3। यहाँ से r इक्वल टू आ जाएगा 5 से डिवाइड करो, 4.8 इंटू 10 की पावर 3 ओम। ठीक है, 4.8 इंटू 10 की पावर 3 ओम। सिंपल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा कोई टफ नहीं है। अब बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज। एक बैटरी है 9 वोल्ट की, ठीक है भाई, और किस में जुड़ी हुई है? सीरीज में जुड़ी हुई है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई? 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टर ऑफ R1 है, या देखो सीरीज में है, सीधा सीधा R निकाल सकते हैं, टोटल निकाल लेंगे। 0.2 है प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 रेस्पेक्टिवली। हाउ मच करंट वुड बी फ्लो इन द 12 ओम रेजिस्टर? 12 ओम के रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो होगा? सब सीरीज में है। ठीक है भाई, किस में है? सब सीरीज में है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, या सीरीज में तो पहले ऐड कर लेते हैं सबको। तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0.2, 0.5, 0.4, 0.9, 0.5, 1.4 प्लस 12। तो R इक्वल टू आ जाएगा भाई 13.4।
ओम। कितना है? 13.4 ओम। ठीक है, समझ आया इतना? आई होप आया होगा। ठीक है, चलिए आई निकालना है। आई इक्वल टू होता है वी अपॉन आर। तो आई इक्वल टू आ जाएगा वी कितना है 9 अपॉन आर कितना है 13.4। ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं? A battery of 9 volt is connected in series। सीरीज में जोड़ा गया है रेजिस्टेंस ऑफ 0.2। सही है, सॉरी 0 लगाओ। आई इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि आपको याद हो अगर, तो जो आई की वैल्यू होती है सीरीज में वो इक्वल होती है, लेकिन रेजिस्टेंस पर तो डिपेंड करती है ना, कितना रेजिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, आई से रेजिस्टेंस तो आप इजीली निकाल सकते हो, वी की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, लेकिन आई की वैल्यू निकालने के लिए आपको सीरीज को ऐड करना ही पड़ेगा। ठीक है, आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिवाइड कर लो 2 से, 45 अपॉन 67। तो आई इक्वल टू आ जाएगा 67 से ही डिवाइड कर लेते हैं ना, 45.0 6777 6 पे पढ़ते हैं। 6 7 जार 42 और 6 जार 36 4 48.0। ठीक है, और 7 पे पढ़ा जाएगा 0.67। कितना है? 0.67 समथिंग समथिंग इतना ही आएगा एम्पियर में। ठीक है भाई, आई होप समझ आया। देखो फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा अलग है क्वेश्चन। A battery of 9 volt is connected in series with resistors of 0.2, 0.3, 0.4 और 0.5 and 12 ohm respectively। सबके साथ एक बैटरी को जोड़ा गया है सीरीज में, और जब मैंने बताया है जब सीरीज में जोड़ा जाता है तो रेजिस्टेंस जो होता है वो ऐड हो जाता है। सिंपली रेजिस्टेंस को ऐड अप कर दो। रेजिस्टेंस को ऐड अप किया, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12 सबको जोड़ दिया। सबको जोड़ने के बाद कितना आया? 13.4 आया। ठीक है, आई इक्वल होता है वी अपॉन आर। वी की वैल्यू रखो, आई आर की वैल्यू रखो, कैलकुलेशन। ये देखेंगे भाई, ये मैंने इसी क्वेश्चन के लिए शुरू में इतना पढ़ाया था आपको, की पॉइंट। ठीक है, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 12 to 20 वोल्ट लाइन। अगर 220 वोल्ट की कोई लाइन है उसमें कितने बल्ब जोड़े जाएं? इसमें देखो यहाँ पर क्वेश्चन मोस्टली जो आता है आपके बल्ब पर आता है, कितने बल्ब जोड़े जाएं, सीधा सीधा रेजिस्टर्स है, कितने रेजिस्टर्स को जोड़ा जाए कि जो टोटल करंट फ्लो हो वो 5 ओम हो, 5 एम्पियर हो, सॉरी। ठीक है, तो आपको याद रखनी है कुछ चीजें। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, करेंगे नहीं पर। ठीक है, देखते हैं। R1 की वैल्यू है 176 ओम। अच्छा, ये रेजिस्टर्स के लिए। ठीक है, और लाइन की बात करते हैं, मेंस या लाइन की बात कर लेते हैं। लाइन में क्या दिया है हमें? दिया है V इक्वल टू दिया है 220 वोल्ट और I इक्वल टू दिया है 5 एम्पियर। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पहले R। अगर आपको याद हो, मैं शुरू में ही बता कर आया हूँ कि कभी भी रेजिस्टेंस जो है वो किसी इक्विपमेंट का चेंज नहीं होता। तो टोटल R निकालेंगे कि कितना हमें हमारे पास पूरी लाइन में रेजिस्टेंस होना चाहिए, पूरी लाइन का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। R इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन आई। R इक्वल टू आ जाएगा 220 अपॉन आई। आई कितना है भाई? 5। डिवाइड करेंगे, R इक्वल टू आ जाएगा 44 ओम। कितना है भाई? 44 ओम। अब आप याद करें, मैंने स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, जब R रेजिस्टर सॉरी N रेजिस्टर R रेजिस्टेंस के पैरेलल में जुड़े हों, if n resistors of R resistance is joined in parallel, अगर R resistance के n रेजिस्टर पैरेलल में जुड़ा हो तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, R टोटल इक्वल टू R अपॉन n, और R जो है इसमें वो 176 है, यही तो है भाई, और R टोटल ये है, टोटल तो यही होना चाहिए। ठीक है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, R टोटल इक्वल टू R अपॉन n। तो n इक्वल टू आ जाएगा R अपॉन R टोटल।
तो n इक्वल टू आ जाएगा 176/44, डिवाइड करेंगे तो n इक्वल टू आ जाएगा 4। कितना आया है 4। तो हमें 4 रजिस्टर जोड़ने पड़ेंगे। अगर आपको वैसे करना है सिंपल लैंग्वेज में तो 1/r पैरेलल आएगा 1/r के प्लस 1/r के प्लस 1/r के डॉट 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 n/r के। ठीक है भाई, या ऐसे लिख लेना, ठीक है। 1/r पैरेलल, और r पैरेलल की वैल्यू हमें दी है कितनी 44। 1/44 इक्वल टू आ जाएगा n/r। r कितना है भाई 176। कितना है 176। 176 का चला जाएगा, n इक्वल टू आ जाएगा 176/44, डिवाइड करेंगे तो n इक्वल टू आ जाएगा 4। कितना है भाई 4। सेम कंडीशन है, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, जैसे आपका मन करे वैसे करो, बस क्वेश्चन करो, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं भाई, रुकिए जरा। देखते हैं भाई, जैसा हमने बताया आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना बस। चलिए नेक्स्ट है, शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ohm so that the combination has a resistance of 9 ohm and 4 ohm। हमने दो टाइप पढ़े हैं कॉम्बिनेशन के, है ना। जब हम ज्वाइन करते हैं एक तो पैरेलल में एक सीरीज में। पहली कंडीशन होती है सीरीज में, अगर मैं सीरीज में ऐड करूं 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस को, 6 + 6 + 6 18 ओम आएगा, जिनमें से कोई सा भी हमारा ऑप्शन नहीं है। सेकंड कंडीशन है हमारी, अगर मैं पैरेलल में ऐड करता हूं तीनों को, 1/6 + 1/6 + 1/6 3/6 डिवाइड करेंगे 2 आएगा लास्ट में रेजिस्टेंस, जो ये भी नहीं है। हमें बोला है एक तो है 9 ओम एक है 4 ओम। बड़े बुरे बात करी इन्होंने, ये अच्छे आदमी नहीं है। कोई बात नहीं, हम भी अच्छे काम नहीं करते। चलिए देखते हैं, पहली कंडीशन के लिए क्या करेंगे, दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में ऐड कर लेते हैं, उसके बाद तीसरे को सीरीज में, इस तरह से। हमें पता है जब पैरेलल में ऐड होगा तो करंट कम हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है भाई, दो रेजिस्टेंस को किस में ऐड कर लेते हैं, पैरेलल में ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 6 ओम है, यहाँ भी 6 ओम है और यहाँ भी 6 ओम है। ठीक है भाई, पैरेलल के लिए आएगा 1/6 + 1/6, ऐसे लिख लेते हैं पैरेलल के लिए। 1/r पैरेलल रह जाएगा 1/6 + 1/6 आ जाएगा 1/r पैरेलल इक्वल टू 2/6, डिवाइड करेंगे 1/r पैरेलल इक्वल टू आ जाएगा 1/3 और r पैरेलल इक्वल टू आ जाएगा 3 ओम। ठीक है भाई, जैसा मैंने बताया था जब एक ही वायर पर रेजिस्टेंस बनते हैं तो उनको बोलते हैं, मतलब वो सीरीज में हो जाते हैं। अब देखो ये वायर गई, यहाँ से वायर जो है उसने अपना पाथ चेंज किया, जंक्शन चेंज किया, लेकिन आगे जाकर तो ये पाथ एक ही हो गया। तो ये वाला जो है इन दोनों के लिए किस में है, सीरीज में है। ये दोनों एक दूसरे के लिए पैरेलल में है, लेकिन अगर इन दोनों की बात एक साथ की जाए तो ये दोनों इसके लिए क्या है, सीरीज में है। तो नेक्स्ट जो होता है वो हो जाता है आर टोटल जो आएगा वो आ जाएगा 3 + 6 9 ओम। पहले वाले का आंसर यही था। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं। अब आप कहने लगो सर दो को सीरीज में जोड़ लो, तीसरे को पैरेलल में जोड़ो। नहीं जोड़ सकते, आपको क्या करना है, पहले दो को पैरेलल में जोड़ेंगे। ऐड 2 रेजिस्टेंस या एक काम करते हैं, दो को सीरीज में जोड़ देते हैं इस तरह से। मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा। दो को सीरीज में जोड़ेंगे और तीसरे को इनके पैरेलल रखेंगे बाद में। ठीक है भाई,
दो को सीरीज में जोड़ेंगे और तीसरे को क्या रखेंगे, पैरेलल रखेंगे। तो यहाँ 6 और यहाँ भी 6 ओम। ठीक है भाई। सीरीज की बात करते हैं। आर सीरीज आएगा हमारा 6 + 6 12 ओम। अब ये पूरा हो गया 12, ये एक वायर हो गई और ये दूसरी हो गई। अब ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। देखो ये एक दूसरे के लिए सीरीज में थे, R1 और R2 एक दूसरे के लिए सीरीज में थे, R3 जो है वो पैरेलल में दोनों के लिए। ठीक है। तो अब निकालेंगे हम R पैरेलल। 1/R पैरेलल इक्वल टू होता है 1/R सीरीज। ये मतलब R पूरा हो गया, देखो ये कंप्लीट R हो गया सीरीज के लिए, आ जाएगा 1/12 + 1/6 और 6 2 होते हैं 12। तो 1/R पैरेलल इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1 + 2/12। 1/R पैरेलल इक्वल टू आ जाएगा 3/12। 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। तो R पैरेलल इक्वल टू आ जाएगा लास्ट में जाकर 4। टोटल R जो आया, R टोटल बोल सकते हैं आप। ठीक है, कितना आया, 4 ओम। तो पहली कंडीशन में तो आपको पहले दो को पैरेलल में जोड़ना है, तीसरे को सीरीज में जोड़ना है। दूसरी कंडीशन में पहले दो को सीरीज में जोड़ना है, तीसरे को पैरेलल में जोड़ना है। ठीक है भाई, आई होप समझ आया होगा। आगे देखते हैं। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स designed to be used on a 220 volt electric supply line। बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब को डिजाइन किया गया है यूज करने के लिए 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन में। आर रेटेड 10 वाट। हमारे पास क्या क्या है भाई, बहुत सारी चीजें हैं जिनकी हमें बात करनी है यहाँ पर। एक है वोल्टेज, कितने, 220 वोल्ट, और दूसरा है पावर 10 watt। How many lamps can be connected in parallel with each other across two wires of 220 watt line if the maximum allowable current is 5 ampere। कुछ इसमें मुझे करेक्शन लग रहा है, शायद 100 होगा इसमें, आई थिंक, लेकिन फिर भी हम कर लेंगे, बल्ब तो ज़्यादा होंगे। सॉरी भाई, लेकिन आपकी बुक में शायद 100 होगा, तो आप वैल्यू उसी तरह से रखना। ठीक है, पैरेलल में जोड़ा गया है इन सबको। हाउ मेनी लैंप कैन बी यूज्ड इन पैरेलल। अच्छा, ये तो बल्ब की बात थी। ठीक है, बल्ब के लिए हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। R इक्वल टू क्या आ जाएगा, V²/P। तो R इक्वल टू यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 220 इंटू 220/10। हाँ 100 है भाई, याद है मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, ये छोड़ देंगे। ये आ गया R बल्ब के लिए। ठीक है भाई, एक बल्ब का R है। मेंस की बात करते हैं, लाइट की, है ना, लाइन की बात करते हैं। क्या बोला है, 220 वोल्ट लाइन इन द मैक्सिमम अलाउबल करंट इज 5 एम्पियर। वोल्ट जो है वो 220 वोल्ट है और करंट जो है वो है 5 एम्पियर। इसके लिए हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। कितना आएगा, V/I, और V कितना है 220 और I कितना है 5, डिवाइड करेंगे तो R टोटल जो आएगा वो क्या आएगा भाई, 44 ओम। ये R टोटल आया है और ये एक चीज के लिए आ रहा है, एक बल्ब के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसा हमने पढ़ा था, R टोटल इक्वल टू क्या था, पैरेलल के लिए 4 पैरेलल, R टोटल इक्वल टू था R फॉर 1 ईच पर अपॉन में N। यही था भाई, देखो याद दिलाते चलेंगे हम आपको, ऐसे ही कहीं से भी कुछ भी उठा के नहीं लगा देंगे, याद दिलाएंगे। देखो R टोटल इक्वल टू था R/N, और हमें क्या चाहिए, N, नंबर ऑफ बल्ब भी तो पूछ रहा है हमसे। सॉरी सॉरी सॉरी, चल जाओ भाई। हमसे पूछेंगे नंबर ऑफ बल्ब। तो R टोटल जो है हमारा कितना है 44। कितना है 44 इक्वल टू RN, जो R दूसरा वाला उसकी वैल्यू है 220 इंटू 220/10 और पूरे के अपॉन में N। ठीक है, N कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर।
इसको ऐसे लिखें 220 इंटू 22, बात तो वही है। अपॉन में क्या है n, क्या निकालना है n, मल्टीप्लाई में जाएगा n इंटू 44 इक्वल टू 220 इंटू 22, n इक्वल टू आ जाएगा 220 इंटू 22 अपॉन 44, डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो n इक्वल टू आएगा 110। तो कितने बल्ब होंगे? 110 बल्ब्स। ठीक है भाई, कितने होंगे? 110 बल्ब्स। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। A hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance of coils A and B, each of 24 ohm resistance। इसने बोला है कि दो प्लेट हैं, मतलब एक प्लेट है हॉट जिसमें दो रेजिस्टेंस कॉइल हैं ए और बी। ए और बी जो दोनों की दोनों क्या हैं? आर ए इक्वल टू है 24 ओम और आर बी इक्वल टू भी कितना है? 24 ओम, और इसको जोड़ा गया है किससे? 220 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, विच में भी यूज सेपरेटली। पहली कंडीशन में इनको यूज किया गया है सेपरेटली, दूसरी में सीरीज और तीसरी में पैरेलल। मतलब इसी में तीन क्वेश्चन है। पहली कंडीशन है सेपरेटली, दूसरी कंडीशन क्या है? सीरीज, और तीसरी कंडीशन क्या है? पैरेलल। पहली कंडीशन की बात करते हैं सीरीज में। सेपरेटली, सेपरेटली के लिए इसको अलग इसके साथ जोड़ा गया, इसको अलग इसके साथ जोड़ा गया, मतलब कि जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस होगा वो 24 ही रहेगा। सेपरेटली इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। ठीक है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 24 ओम। और हम सबको पता है, हम जानते हैं I इक्वल टू होता है V अपॉन R, और तो करंट ही पूछा है। व्हाट आर द करंट्स इन 3 केसेस? I इक्वल टू V, V कितना है? 220 अपॉन R कितना है? 24। डिवाइड करो, I इक्वल टू आ जाएगा 4 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 4 से कर लेते हैं। 4 5 जार 20, 4 5 जार 20 और अपॉन में आ जाएगा 8, सॉरी 4 6 जार। डिवाइड करेंगे तो I इक्वल टू आ जाएगा 9.16 एम्पियर। ठीक है, चलिए याद रहेगा इतना। आगे देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या है? सीरीज में, तो आर एस इक्वल टू आ जाएगा 24, आर एस इक्वल टू आ जाएगा एक का 24, दूसरे का भी 24, तो आर ए प्लस आर बी, तो आर एस इक्वल टू आ जाएगा 24 प्लस 24, आर एस इक्वल टू आ जाएगा 48 ओम। कितना है भाई? 48 ओम। ठीक है, तो आर सीरीज आया 48 ओम, हमें निकालना है आई। आई इक्वल टू होता है वी अपॉन आर, और आर सीरीज में आई इक्वल टू वी, वी कितना है? 220 अपॉन 48, डिवाइड करेंगे, आई इक्वल टू आ जाएगा, डिवाइड करो, ये आ गया 55 अपॉन 12, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 4 जार 48, 7 बच गया, पॉइंट लगाया, 0 लगा ली, 12 5 जार 60, 10 70 70 0 100 9 8 96। ठीक है, एम्पियर 4.58 एम्पियर। थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। अच्छा कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, बस आपको ये समझना है। पहले सेपरेटली रखा गया है, सेपरेटली के लिए जो आर की वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी। दूसरी कंडीशन में क्या रखा गया है? इनको सीरीज में रखा गया है। अब जब सीरीज में इनको ऐड कर देंगे तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस पर तो इफेक्ट पड़ेगा। रेजिस्टेंस सीरीज में अलग होता है, पैरेलल में अलग होता है, और सेपरेटली तो उसने बोला हुआ है पैरेलल में ऐड करेंगे। थर्ड कंडीशन में पैरेलल के लिए आपने पढ़ा है, पैरेलल के लिए पढ़ा हुआ है 1 अपॉन आर पैरेलल इक्वल टू होता है 1 अपॉन आर ए प्लस 1 अपॉन आर बी। तो 1 अपॉन आर पैरेलल इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन आर ए कितना है भाई? 24, और बी भी कितना है? 24। 1 अपॉन आर पी इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन 24, डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन आर पी इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 12, और आर पी इक्वल टू आ जाएगा 12। कितना है भाई? 12 ओम। ठीक है, समझ आई बात? आई होप आई होगी।
आगे देखते हैं। आई निकालना है, आई इक्वल टू होता है वी अपॉन आर, और आर क्या है पैरेलल में, तो आई इक्वल टू आ जाएगा वी कितना है 220 अपॉन आर, आर पैरेलल कितना है 12, 12 से डिवाइड करेंगे, आई इक्वल टू आ जाएगा डायरेक्ट 12 से भी कर सकते हैं आप, डायरेक्ट 12 से नहीं कर रहे तो 4 से कर लेते हैं, 55 अपॉन 3, 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 2 4 3 8 जार 24.33 एम्पियर। ठीक है भाई, पहले सेपरेटली था, सेपरेटली के लिए हमने अलग लगाया, फिर सीरीज में था और फिर पैरेलल में था, तीनों कंडीशन में अलग अलग सोल्व करेंगे। चलिए भाई, अच्छा क्वेश्चन है। कंपेयरिंग द पावर यूज्ड इन 2 ohm रेजिस्टेंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, अ 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ohm एंड 2 ohm रेजिस्टेंस, 1 ohm और 2 ohm के रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा गया है, ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो इसका मतलब जो इसमें पावर होगी वो क्या होगी। दो चीजें आपको याद रखनी है, सीरीज में जो चीज कांस्टेंट रहती है वो होता है आई, मतलब करंट, और जो कांस्टेंट होता है ना उसी को ही छेड़ना है बस, इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट होता है, उसी से ही, मतलब जो चीज कांस्टेंट होती है उस वाली वैल्यू से हमें पावर निकालनी है। और पैरेलल की अगर मैं बात करूं तो कांस्टेंट होता है वोल्टेज, क्या होते हैं, वोल्टेज होते हैं, सीरीज में होते हैं इलेक्ट्रिक करंट और पावर में होता है वोल्टेज, सॉरी पैरेलल में होता है वोल्टेज। पहले वाले की बात करते हैं, हमें पता है P इक्वल टू होता है वी आई, हमें आई नहीं लेना, सॉरी हमें वी नहीं लेना, क्योंकि वी जो है वो चेंज होता रहता है, और हमें यूज जो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा रेजिस्टेंस का। तो मैं इसको अगर रेजिस्टेंस की टर्म में चेंज करता हूं तो P इक्वल टू मेरा आ जाएगा क्या, P इक्वल टू आ जाएगा आई स्क्वायर आर, क्या आ जाएगा आई स्क्वायर आर। लेकिन मेरे पास एक प्रॉब्लम है, आई है ही नहीं, तो पहले निकालेंगे आई, ये सीरीज में है तो आर सीरीज में जो होता है वो आता है 1 अपॉन सॉरी R1 प्लस R2, क्या होता है भाई आर सीरीज में R1 प्लस R2, तो आर एस इक्वल टू आ जाएगा सॉरी सीरीज में आ जाएगा भाई कितना 1 प्लस 2, तो आर सीरीज में आ जाएगा 3 ओम, कितना है भाई 3 ओम। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पावर, हमें पावर के लिए मैंने क्या बताया, हम यूज करेंगे आई का, तो आई इक्वल टू क्या होता है ओम्स लॉ से वी अपॉन आर, तो आई इक्वल टू आ जाएगा वी कितना है भाई 6 वोल्ट अपॉन 3, आई इक्वल टू आ जाएगा 2 एम्पियर, कितना है भाई 2 एम्पियर। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं क्या निकालना था, पावर। P इक्वल टू क्या होता है वी आई, हम नहीं लगाएंगे, मैंने बताया हम लगाएंगे आई स्क्वायर आर, क्या लगाएंगे आई स्क्वायर आर, तो P इक्वल टू आ जाएगा आई कितना है 2 इंटू आर 2, तो पावर आ जाएगी 8 वाट, कितनी आई है भाई 8 वाट। समझ में आ गई बात, ठीक है समझ में आ गया, ओके चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें निकालना है, ओहो सॉरी, चलिए यहीं कर लेते हैं छोटा सा है। दूसरी कंडीशन में बोला है अ 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम, तो पैरेलल में जो होता है जैसे मैंने बताया वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो हमें P इक्वल टू यूज करना है वी स्क्वायर अपॉन आर, क्या यूज करना है वी स्क्वायर अपॉन आर, तो P इक्वल टू वी कितना है 4 इंटू 4 अपॉन R2, P इक्वल टू यहाँ भी क्या आएगा 8 वाट। तो दोनों ही कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इतनी ही पावर कंज्यूम फर्स्ट वाली इक्वेशन करेगी और इतनी ही पावर कंज्यूम सेकंड वाली इक्वेशन करेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2 लैम्प्स, वन रेटेड 100 वाट एट 220 वोल्ट एंड द अदर 60 वाट एंड एट 220 वोल्ट, ठीक है। पहले वाले की बात करते हैं, फॉर फर्स्ट लैंप के लिए P कितना है 100 वाट, V कितना है 220 वोल्ट
ठीक है, चलिए सेकंड वाले की बात करते हैं। या इसमें क्या पूछ रहा है आगे देख लेते हैं। व्हाट करंट इज ड्राउन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। अच्छा आपको याद हो अगर मैंने बताया हो तो चलो, इसने पैरेलल में बोला वैसे भी, जैसे मैंने अभी बताया था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो चेंज नहीं होता, तो हम बात करते हैं किसकी, रेजिस्टेंस की। आर इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन पी। तो आर इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 220 इंटू 220 अपॉन पी। पी कितना है भाई, 100, डिवाइड करेंगे तो आर इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 448। ठीक है, चलिए दूसरे वाले की बात करते हैं। अच्छा इसको एक काम करते हैं ना, छेड़ते नहीं या इस, चलो इतना तो कर दे, इतना भी नहीं कर रहे, इसको ऐसे छोड़ देते हैं, आगे ना थोड़ा अच्छा सा मतलब इजी हो जाएगा आपके लिए। दूसरे वाले की बात करते हैं। फॉर सेकंड लैम्प, सेकंड वाला लैम्प क्या कह रहा है भाई पावर दी हमें 60 वाट। अभी मैं आपको बताऊंगा मैंने इसको ऐसे ही क्यों छोड़ा है, ठीक है। और वोल्टेज दी है 220 वोल्ट। हम फिर से आर निकालेंगे और आर इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन पी, वी स्क्वायर अपॉन पी। और वी कितना है, 220 इंटू 220 अपॉन पी कितना है, 60। ठीक है भाई, दोनों आ गए। दोनों आर निकल गए। चलिए क्या पूछ रहा है, इसने बोला है पैरेलल में जो है, तो आर पैरेलल इक्वल होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये R1 है, ये R2 है, पहले वाले लैम्प के लिए R1, दूसरे वाले के लिए R2। वैल्यू रखते हैं, ये आ जाएगा 1 अपॉन 220 इंटू 220 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन 220 इंटू 220 अपॉन 60। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 100 ऊपर जाएगा, 60 ऊपर जाएगा, तो आर पैरेलल इक्वल टू आ जाएगा 100 अपॉन 220 इंटू 220 प्लस 60 अपॉन 220 इंटू 220। तो यहाँ से 1 अपॉन आर पी इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी 1 के अपॉन में है सब, 160 अपॉन बेस सेम है 220 इंटू 220। बेस सेम रखने के लिए मैंने इसको नहीं छेड़ा था, ठीक है भाई। तो आर पैरेलल आ जाएगा, डिवाइड करते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, 2 से काटेंगे 11 और बच गया 8, 4 से काट लेते हैं 55 अपॉन 2, ये आ गया 11 इंटू 55 अपॉन 2। यहीं छोड़ देंगे, कोई छेड़ना नहीं, ठीक है। चलिए आगे क्या पूछा है हमसे आगे हमसे पूछा गया है व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 12 वोल्ट। अगर 12 वोल्ट की सप्लाई वोल्टेज है, वोल्टेज कितने हैं 220 वोल्ट, सॉरी 220 वोल्ट के सप्लाई वोल्टेज है, तो हमसे पूछा है कि कितना करंट फ्लो होगा। तो आई इक्वल टू होता है वी अपॉन आर, तो आई इक्वल टू आ जाएगा वी कितना है 220 अपॉन आर, आर कितना है भाई 11 इंटू 55 अपॉन 2। ठीक है, चलिए ये कहाँ जाएगा सबसे ऊपर, आई इक्वल टू आ जाएगा 440 अपॉन 11 इंटू 55, 440 अपॉन 11 इंटू 55। ये क्या वैल्यू तो गलत नहीं रख दी, डिवाइड करते हैं, 55 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8, तो आई इक्वल टू आ गया 8 अपॉन 11। 8 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.7 और बच गया 3 2, 0.72 एम्पियर। ठीक है भाई, आगे देखते हैं विच यूजेस मोर एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी कौन कंज्यूम करेगा। पहला है टीवी, जो यूज़ करा गया है 200 वोट का है और 1 घंटे तक यूज़ किया गया। हमने पढ़ा था एनर्जी का फॉर्मूला, याद हो आपको यूनिट में मैंने बताया था कि होता है वाट इंटू आर। तो वाट कितना है 250 और घंटे कितने हैं 1। ठीक है, तो एनर्जी को सीधा सीधा मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ 250, ठीक है, जूल्स में, सिंपल। अभी मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा, यूनिट वगैरह में कुछ में चेंज नहीं कर रहा, बस ऐसे जूल्स में निकाल रहा हूँ, ठीक है। दूसरी वाली कंडीशन में क्या है, क्योंकि इसने पूछा ज़्यादा मतलब कुछ भी नहीं, सीधा सिंपली बोला है कि कौन ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहा है।
दूसरा बोला है कि एक 1200 वाट का टोस्टर 10 मिनट तक यूज करा गया। टोस्टर की बात करते हैं, कितना है 1200 वाट और कितने मिनट तक 10, और अपॉन में आएगा 60 क्योंकि घंटे में हमारी वैल्यू होती है। 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 200। कितना आ गया भाई 200 जूल्स। याद रखना वाट इंटू आर होता है, क्या होता है वाट इंटू आर्स, और वाट इंटू अर्स लगाने के लिए आपको निकालना पड़ेगा क्या घंटे में वैल्यू, मिनट में नहीं। ठीक है 200 जूल्स 250 जूल्स। आगे देखते हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। Why is the tungsten used almost exclusively for filament of electric lamps? या बल्ब्स की बात कर लो, किसी की भी कर लो। अच्छा मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, जो टंगस्टन होता है वो एक अच्छा कंडक्टर होता है एनर्जी का और ग्लो करता है ना, मतलब हीट का एक अच्छा कंडक्टर होता है, हीट को अब्सॉर्ब कर लेता है। और टंगस्टन ऐसे लिखते हैं, चलो सही से लिख लेते हैं, tungsten absorb more electric heat। ठीक है भाई, टंगस्टन ज्यादा इलेक्ट्रिक हीट को क्या करता है कंज्यूम करता है, सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं। और व्हेन इट कंज्यूम हीट इट ग्लो, या ऐसे सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं, ज्यादा नहीं बढ़ा रहे, मतलब एब्जॉर्ब ज्यादा कर लेता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा बल्ब देखा होगा ना आपने, उसमें एक वो लगी होती है, स्प्रिंग लगी होती है, वो स्प्रिंग जो है ना जलती नहीं है, मतलब ग्लो करती है बस, वरना हीट की वजह से जल जाएगी किसी और चीज का अगर यूज करेंगे। वाई आर द कंडक्टर्स, अच्छा इसमें एक मिथ है या थ्योरी है, मिथिकल थ्योरी है ऐसे कह सकते हैं। ये कहते हैं कि एडिसन ने 99 एक्सपेरिमेंट किए थे एक दिन में, जो सारे के सारे गलत थे, और उसका रीजन यही था कि उनका जो फ्यूज था वो उड़ जाता था बार बार। ठीक है, उनका फ्यूज था वो क्या होता था, उड़ जाता था बार बार। चलिए आगे देखते हैं। Why are the conductors of electric heating devices such as bread toaster and electric irons made of an alloy rather than pure metal? चलिए मैं बताता हूँ, अगर प्योर मेटल से इनको यूज करा जाएगा तो क्या होगा। मोस्टली जो हीटिंग डिवाइस होती हैं, अगर उनमें हम प्योर मेटल का यूज करें, तो प्योर मेटल में जैसे हमने पढ़ा था, याद हो आपको, रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, पहला ऑप्शन तो ये है, जो रो होता है वो बहुत हाई लेवल पर होता है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम करें, सॉरी रेजिस्टिविटी कम होती है, प्योर मेटल की रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है। अगर मैं दूसरी बात करूं तो दूसरी बात में क्या है, रेजिस्टिविटी कम होती है जिसकी वजह से ज्यादा हीट होते हैं। ठीक, और अलॉय का यूज इसलिए किया जाता है जिससे हीट बढ़ जाए, जो मेटल्स होते हैं वो पिघलने शुरू हो जाते हैं, ज्यादा हीट कंज्यूम करने पर मेटल जो होते हैं वो मेल्ट होने शुरू हो जाते हैं, मेटल क्या होंगे, मेल्ट हो जाएंगे, जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इनका यूज करते हैं सिंपली। चलिए आगे देखते हैं। Why is the series arrangement not used for the domestic circuits? ये मैं बता चुका हूँ, ये आप बात करेंगे खुद। ठीक है, How does the resistance of a wire vary with its area of cross section? एरिया क्रॉस सेक्शन से क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अगर मैं एरिया को बढ़ाता हूँ, रेजिस्टेंस को बढ़ाता हूँ, तो एरिया मुझे कम करना पड़ेगा, और एरिया को अगर मैं बढ़ाता हूँ तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली कम हो जाएगा। याद रखना, क्योंकि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। Why are copper and aluminum wires usually implied for electrical transmission? ठीक है, एल्यूमिनियम और कॉपर की वायर जो होती हैं ये एक अच्छे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहली चीज,
और जितना गुड कंडक्टर होता है मोस्टली उतनी अच्छी उसकी कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन जो होता है मतलब फ्रीक्वेंसी होती है। ऑल्सो हैज़ गुड फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई, आई होप ये लास्ट होगा। एक और रहेगा, सॉरी। एन इलेक्ट्रिकल हीटर ऑफ रेजिस्टेंस टू 44 ओम ड्रॉस 5 एम्पियर फ्रॉम द सर्विसमैन फॉर। अच्छा ये शायद आगे पीछे हो गए, लास्ट तो यही था ना। हाँ ठीक है, सॉरी आगे पीछे हो गई है। क्या बोला है? एन इलेक्ट्रिकल हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 44 ओम, रेजिस्टेंस दिया है कितना? 44 ओम, और उसमें जो करंट है वो है 5 एम्पियर। ठीक है भाई, फ्रॉम द सर्विसमैन फॉर 2 आवर्स, टाइम कितना है? 2 आवर्स। कैलकुलेट द रेट एट विच द डिवाइस डेवलप द हीटर, ये आप करेंगे। ठीक है, पैसे बताने कितने लगेंगे, वॉट इनटू आवर, वही यूनिट निकालनी है, सीधा सीधा ऐसे मान लो। ठीक है, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। ठीक है, कोई नहीं, सिंपल है, कर लेंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर में आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, बुक एक्सरसाइजेज हो गई, सारी चीज़ें हो गई। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।